हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम आपके अपने खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पे। हम लोग अपनी इसी सीरीज में अगला आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, ओम के नियम तथा ओम के नियम का जो है निगमन करेंगे हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर। तो बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनना इधर मत और काफी पढ़ लेकर के बैठना, थोड़ा सा चीजों को नोट डाउन भी करने की कोशिश करना। तो हम लोग अपने जो है सिलेबस की शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक अपना क्या होगा, पहले सबसे हम समझते हैं थोड़ा सा ओम के नियम के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे, ओम के नियम के बारे में, और बाकी चर्चा हम लोग अपना साइड में करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग हेडिंग इधर देखेंगे। चलो पेन उठाओ, फटाफट हेडिंग लगाओ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, शायद क्लियर विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं देख लेता हूं विजिबिलिटी कितनी जबरदस्त है। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, देखो ओम का नियम कहता है यदि किसी भी चालक, कोई भी आपने चालक तार ले लिया है और उसके सिरों पर आपने अध्यारोपित कर दी बैटरी। जैसे मान लो ये कोई एक चालक तार है, ठीक है ना, जिसमें कोई एक प्रतिरोध भी लगा हुआ होगा। ठीक है, तो और यहां पर आपने एक लगा दी बैटरी V वोल्ट की, यहां का प्रतिरोध R है, यहां पे करंट I है। तो आपने कोई एक चालक तार ले लिया, चालक तार के सिरों पर आपने जो है विभवांतर लगा दिया। अब होगा क्या कि ये नियम क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से। यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था, यानी कि इसका टेम्परेचर या ताप, दाब, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। देखो क्या कहता है, यदि किसी चालक पदार्थ, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था, चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, ठीक है ना, में कोई परिवर्तन ना किया जाए, में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, सिरों पर आरोपित विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, जो भी लिखना चाहें, समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी आप I को अगर इधर ले आओ तो V अपन I हमेशा क्या होगा, एक नियतांक होता है। और बाद में पता लगा कि ये जो फिक्स वैल्यू है उस चालक पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। वो जो फिक्स वैल्यू है, जो नियतांक है, वो अपना चालक पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है। ये बात बाद में पता चलेगी। ठीक है ना, तो ये था ओम का नियम। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ओमीय परिपथ। क्या कहते हैं उन्हें, ओमीय परिपथ कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं, अनओमीय परिपथ। ठीक है ना, क्या होते हैं अनओमीय परिपथ, जो भैया ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते। अच्छा, जैसे मान लो यहां पे थोड़ा सा ग्राफ देखने की कोशिश करो, जो V अपन I बराबर नियतांक है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है कि जिस रेशियो में आप यहां पे मान लेते हैं आपने I ले लिया, यहां पे आपने V ले लिया, I V ग्राफ है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज, या आप ऐसे ले लो, इधर V ले लो, इधर I ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं इधर I ले रहा हूं, ठीक है, जनरली जो लिया जाता है, इधर V ले रहा हूं। तो जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता जाएगा, वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी इसके हर पॉइंट पर देखो, इसके हर पॉइंट पर आपको जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिलेगा,
सेम मिलने वाला है। स्लोप हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी v अपॉन i क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ समय के लिए क्या लेते हैं कि जो हम लोग नियतांक होता है r, जो प्रतिरोध यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रतिरोध को यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा i अपॉन में डेल्टा t, सॉरी डेल्टा v अपॉन में डेल्टा i। क्या होता है, जैसे वहां पे v अपॉन i होता है ना, यहाँ पे डेल्टा v अपॉन में डेल्टा i लेते हैं, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भैया देखो यहाँ पे क्या चर्चा है कि जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमीय परिपथ, और जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं अनोमीय परिपथ, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर आरोपित जो विभव होता है ना, या जो विभवांतर होता है, वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। क्या होता है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा देखेंगे ओम के नियम का जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है ना, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से कर्व को थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कुछ चेंज किसमें आ गया है, वोल्टेज में, कुछ किसमें चेंज आ गया है, देखो वोल्टेज में यहाँ से यहाँ तक का कुछ चेंज आ गया है और कुछ चेंज आ गया है करंट में, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनोमीय परिपथ कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ठीक बात है। तो अब यहाँ से आपसे पूछता है कि भैया ओम के नियम की व्याख्या करो अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला टॉपिक अपना क्या है, अनुगमन या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम की व्याख्या हमें प्रूफ करना है इसको, ठीक है ना। अनुगमन वेग के आधार पर हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखो कुछ बातें आप ध्यान में सुन ले मेरी, फिर हम लोग अपना जो है चर्चा आगे करेंगे। कुछ बातें क्या सुनेंगे आप लोग, सबसे पहले तो कि ये अनुगमन वेग देखते हैं होता क्या, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को हम थोड़ी सी ज्यादा लंबी नहीं करना चाहेंगे। वीडियो अपना 7 मिनट लगभग हो चुका है, तो वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, पहले इस पे आते हैं। तो अनुगमन वेग को समझने के लिए हम इधर थोड़ी सी बातों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं नीचे तक क्लियर विजिबिलिटी होगी, है ना। हाँ बढ़िया। तो देखो जरा क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास पता है कि कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे हमने ये कोई चालक पदार्थ ले लिया, ये कोई एक पाइप है या कोई चालक तार है जिसमें भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, हमने इसमें भी कोई बैटरी नहीं दिया, कोई वोल्टेज नहीं दिया बाहर से, कोई इसको बैटरी नहीं लगा रखी है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जैसे हमने ये तार ले लिया, ठीक है ना, अब इस तार में इलेक्ट्रॉन तो बैठे ही हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है कि मोशन पे है, समझ रहे बात को। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये तार ऐसे रखा है, कहीं भी नहीं जुड़ा है, ठीक है ना, जैसे मेरे पास तार और पड़ा है, कहीं नहीं पड़ा, ठीक है, नहीं पड़ा है ना, चलो कोई नहीं, उम्मीद करते हैं समझ जाओगे आप सब। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार है, जिसमें हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखा, कोई करंट फ्लो नहीं कराया, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो बैठे हैं ना, चालक पदार्थ है। तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या इसमें वो मूव कर रहे हैं कि रेस्ट पे हैं, मोशन कर रहे हैं कि चुपचाप बैठे? तो भैया ये मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है? भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर ये गति कर रहे हैं, अभी मोशन में हैं, तो फिर इनमें तो क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, लेकिन करंट नहीं होता। तो उसका रीजन ये है कि ये भाई साहब जो है वो ऊष्मीय वेग के कारण, ऊष्मा के कारण इनके पास क्या होती है, ड्यू टू हीट इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। गतिज ऊर्जा के कारण इनके पास क्या होती है, इनकी गतिज ऊर्जा होती है, जो कि ऊष्मा के कारण इनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा, जिसके कारण ये रैंडम मोशन करते हैं। ध्यान देना, कैसा मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। ये कभी मान लो जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये इधर गया, इससे टकराया, फिर इधर गया, यहाँ किसी से टकराया, फिर इधर गया, इससे टकराया, फिर इधर गया, इससे टकराया, कहीं इधर आया, इधर गया, इधर आया। तो रैंडमली जिधर भी मन कर रहा है इधर उधर भाग रहे, यहां से निकले जुग, इधर दीवार से टकराए, वहां से चले उधर टकराए, उधर टकराए, उधर टकराए, हर तरफ टकरा टकरा करके क्या होता है,
और एवरेज वेलोसिटी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वहीं जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो मूव तो कर रहे हैं, गति तो कर रहे हैं, लेकिन रैंडमली कर रहे हैं इधर उधर, कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन ना होने के कारण अब मान लो कई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, किसी की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, किसी की u2 है, किसी की u3 है, किसी की u4 है। तो इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी मिलती है ना u, वो क्या मिलती है, जैसे हमने मान लो निकाल लिया कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, n से हमने डिवाइड किया, तो ये क्या मानते हैं, 0 मानते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या मानते हैं इनकी एवरेज वेलोसिटी भैया, 0 मान के चलते हैं लगभग है, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा ना यार, जहां से चला वहीं पहुंच गया, बट 10 बार टकराया, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, टकराव करा के फिर वहीं पहुंच गया जहां पहुंचा था। तो रैंडमली किधर की गति कर रहे हैं भाई, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनको बैटरी नहीं लगा रखा है, करंट से नहीं जोड़ रखा है, तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं। किसके कारण, हीट के कारण। और ये जो वेग भी होता है ना बहुत जबरदस्त होता है, लगभग 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव करते हैं। कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, जो इनका यहाँ पे वेलोसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, तगड़ी वाली वेलोसिटी होती है। तो फर्क क्या है कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। ऐसे बच्चे भी जबरदस्त मेहनत करते हैं, ठीक है ना, बच्चों के साथ भी आपने देखा होगा, होता है कि भाई जबरदस्त मेहनत तो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन कितना तगड़ा भाई, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, कितनी स्पीड से, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, लेकिन फिर भी करंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली किधर भी मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी तैयारी करते हैं, ठीक है ना, मेहनत जब तगड़ी वाले करते हैं, मेहनत तगड़ी होती है उनकी भी, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उनकी एक पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं होती है। तो आपकी मेहनत का डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा रोल करता है, किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज आपको रिजल्ट देगी। तो इनके पास करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मोशन तो ये कर रहे हैं। अभी देखना, जब ये करंट जब फ्लो होगा ना तो स्पीड बहुत कम होगी, बहुत कम स्पीड होती है कंपेयर दिस, लेकिन फिर भी करंट फ्लो होता है। रीजन क्या है, डायरेक्शन फिक्स होती है, एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करते हैं, इसलिए। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रैंडमली किधर इधर उधर मोशन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से सुनो, कुछ बातें क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से चला यहाँ टकराया, फिर यहाँ से चला यहाँ टकराया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो दूरी तय करता है उसे हम लोग कहते हैं मुक्त पथ। क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं उसे, फ्री पाथ। किसको कहते हैं भैया, मुक्त पथ या फ्री पाथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, और या जैसे यहां से यहां तक गया टकराया, फिर यहां से यहां टकराया, तो ये पहली टक्कर यहां हुई, दूसरी टक्कर यहां हुई, तो इन दोनों टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं श्रांति काल। उसे क्या कहते हैं, रिलैक्सन टाइम, श्रांति काल। और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, श्रांति काल कहते हैं। भैया यहाँ पे टकराया, जैसे मान लो ये गया इधर टकराया दीवार से सट, अब वहां से निकला, सर्वर अपना पकड़ के भैया चोट वोट लग गई है, दूसरी तरफ गया, अब मस्त घूमने, हाँ ठीक है, तब तक पता चला दूसरी जगह फिर टकरा गया, फिर अरे यार किस्मत ही खराब है का, फिर वहां से निकला, फिर दूसरी तरफ गया टकरा गया। तो बार बार टक्कर होने के कारण, ठीक है ना, इसके कारण क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पे उसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो एवरेज जो होगा वो क्या होगा, टाउ एन डिवाइडेड बाय। तो ये दो बातें यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ी सी बैटरी लगा के देखते हैं क्या होता है। तो ये रिजल्ट ध्यान पे रखने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई। देखो ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सब अभी नहीं लिखना है, लिखने वाली बातें मैं बताऊंगा, लिखने वाली बातें अपन इधर की रहेंगी, और ये ऊपर होंगी जो आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है। अभी रहते पूरा प्रॉपर टाइम में बताऊंगा। ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे जब डिटेल में अनुगमन वेग और जो है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, उसके बारे में जब अपना टॉपिक होगा तो वहां पे मैं इसको बताऊंगा ढंग से, थोड़ा सा बेहतर तरीके से, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में। तो अब हम इस पे क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, चलो मान लो ये हमारे पास तार था, ठीक है ना, ये क्या है अपने पास एक तार है, और यहां पर हमने लगा दी एक बैटरी। क्या लगा दी, एक बैटरी। अब ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, ये माइनस है, ये वाला प्लस है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे थे, अब वो किधर मूव करेंगे भैया, होगा क्या यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस वाला है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में किया कि इधर पॉजिटिव, इधर सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी इसके अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड बन जाएगी। देखो आपने जो बाहर फील्ड दी बाह्य फील्ड एक्सटर्नल,
वो किधर है, इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी इस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फील्ड दी है, लेकिन इसके अंदर अब इधर आ गए क्योंकि नेगेटिव वाले इधर भाग गए, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती दिखाई देगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, वाई फील्ड से। अब हमें पता है अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, क्या है, फील्ड है, तो भैया यहाँ पर एक फोर्स भी तो लगेगा। अगर फील्ड है उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स भी तो लगेगा। कितना, F बराबर क्यू ई, कितना लगेगा, F बराबर क्यू ई। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई होता है, यानी इतना फोर्स लगेगा, वो भी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव, क्योंकि जा इधर में फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ रहे बात को। अब हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो मास भी होता है, क्या होता है, मास होता है। अब अगर मास होता है तो F A इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन मास, तो इसके अंदर त्वरण भी आएगा। देखो जरा, जब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, नेगेटिव वाले इधर पॉजिटिव वाले उधर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल लगेगा F बराबर क्यू ई, कितना लगेगा, F बराबर क्यू ई, और चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, E के बराबर, इसलिए ये लिखा। फिर हमने कहा भैया अगर इसके पास फोर्स है तो इस पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, त्वरण भी होगा, बढ़िया बात है। त्वरण हमने निकाल लिया, त्वरण कितना है, ये वाला त्वरण आ गया अपने पास, सब कुछ परफेक्ट। यानी इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इसका त्वरण बढ़ना चाहिए। समझ रहे बात को भाई। देखो ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके करीब आता जाएगा फोर्स उतना बढ़ता जाना चाहिए, और फोर्स बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा इनकी स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ती है। कायदे से होना चाहिए ना कि जैसे जैसे फोर्स लग रहा है पास पास आते जाएंगे, दूरी कम होती जाएगी। कूलाम का नियम याद करो, दूरी कम होगी फोर्स बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी कम हुई फोर्स बढ़ेगा, दूरी कम हुई फोर्स बढ़ेगा। तो जब दूरी कम हो गई फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब त्वरण का मान बढ़ना चाहिए। त्वरण लेकिन होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। फिर वही रीजन है क्यों नहीं होता है, तो एक त्वरित गति ये प्रदान नहीं कर पाता, और एक बहुत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है जिसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। और ये अप्रोक्सीमेटली 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। देखो जरा, ये 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड, समझ लो, फिर भी कोई करंट नहीं, और ये 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड, फिर भी करंट का फ्लो हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई। अब हमें पता है गति का समीकरण लगा दो, v बराबर क्या होता है भैया, u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो लिखो यहाँ, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, u1 प्लस में a1 τ1 क्या हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे फिक्स एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है ना, सब यही लग रहा है, ठीक है। प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, u2 a τ2 प्लस डॉट 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 un प्लस में a τ। मैं जो रिजल्ट दे रहा हूँ बस वो ध्यान में रखना है, बस बाकी टेंशन मत लो। तो इसको अलग अलग करो, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n, प्लस में a कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn बटे n, ये मिलेगा। तो ये तो अपने पास होता है 0, और ये अपने पास अनुगमन वेग है v, ठीक है ना, vd, और ये बन गया 0, ये a इंटू टाउ, और vd बराबर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो -e कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। अब हमें पता है कि जो E होता है E इज द v अपॉन d या v अपॉन l। अगर चालक तार की लंबाई कितनी है, l है, तो v अपॉन l होता है। बैटरी कितनी लगा दी है, 20 वोल्ट की, तो E की जगह रखेंगे तो vd बराबर कितना हो गया, -e v टाउ अपॉन में m इंटू l। बस ये बात ध्यान में रखना, बाकी कहानी अपनी शुरुआत होगी। हाँ, तो यहाँ से जो vd की वैल्यू आई है वो दिमाग में रख लेना, कैसे आई कितनी आई, तो बस अपने को रिजल्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग की वैल्यू कितनी आ गई है, तो ये 2-3 बातों की हमें जरूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने ले लिया है -ev, ठीक है ना, टाउ अपॉन में m इंटू l। ये रिजल्ट ध्यान में रखना। अब आ जाओ अपने डेरिवेशन, बस डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, डेरिवेशन बहुत आसान है। अपने को बस यही तो प्रूफ करना है, v अपॉन i बराबर कांस्टेंट, दिमाग में मतलब आ जाता। देखो अब हमें पता है यहाँ पे, देखो तो व्याख्या के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, शुरुआत हम करते हैं किससे, चलो ले लेते हैं
धारा व अनुगमन वेग के बीच संबंध, अनुगमन वेग के बीच जो संबंध होता है, तो I बराबर आप याद रखेंगे वीना, ठीक है ना, I बराबर वीना, VDENA, I बराबर वीना, ठीक है, VDENA क्या होगा, I बराबर वीना, तो I बराबर VDENA, जहां पे VD क्या है अनुगमन वेग, E क्या है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, N क्या है इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और A क्या है यही अनुप्रस्थ काट जो तार हमने बनाया ना, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, तो हमें पता है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें तो चाहिए वोल्टेज, V और I में रिलेशन। तो दूसरी बात, ठीक है ना, पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये वाली रिलेशन लिखो, यहां पे देखो ये है ना VD बराबर, तो ये वाली रिलेशन लिखो, किसी चालक तार के सिरों पर V वोल्टेज द्वारा उत्पन्न अनुगमन वेग, ये कितना होता है, ये होता है VD बराबर EV टाउ, तो हम लोग सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे, EV टाउ अपॉन में M इंटू L, ये हो गया। अब समीकरण 2 को उठा के 1 में रख दो, क्या कह रहे हैं कि भैया समीकरण 2 को एक में रखने पर, थोड़ा मार्कर साथ नहीं दे रहा, रिंग में डाल लेते हैं, 1 सेकंड। हाँ तो देखो, तो क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 को उठा के 1 में रखेंगे, तो देखो I बराबर क्या मिलेगा, यहां से I बराबर VD की जगह पे रखो EV टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू L, और ये क्या लिखा है ENA, V को इधर ले आओ, तो I बटे V बराबर, देखो ये क्या मिलेगा N E स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू L, ठीक है ना। अच्छा A और L को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, उसका रीजन भी मैं अभी बता रहा हूं क्यों अलग कर दे रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई M, इसको एज इट इज रहने दो A बाई L, ठीक है। अभी मैं आगे इसका थोड़ा सा रीजन बताऊंगा, इधर की बात मैं मिटा दे रहा हूं, उसका रीजन मैं अभी बताता हूं इधर, ठीक है ना। तो ये अपने काम की चीजें नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हमारा जो टॉपिक होगा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, तो वहां पे इसको हम लोग बहुत कायदे से देख लेंगे, है ना। तो चलो आ जाओ अपने मुद्दे पर। तो इसे हमने ऐसा क्यों बोला है अभी पता चल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, होता है ओम का नियम क्या कहता है, V अपॉन I बराबर कांस्टेंट, तो इसी को पलट दो, तो V बटे I बराबर ये क्या हो जाएगा N E स्क्वायर टाउ बाई M, यार क्या कर रहे हैं, इसी को पलट दो तो क्या मिलेगा M अपॉन में N E स्क्वायर टाउ इंटू में L बाई ये मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब मान लो आपने कोई एक भी चालक पदार्थ ले लिया, ठीक है ना, ये क्या लिया है चालक पदार्थ, तो भाई इसका एरिया ये क्या है फिक्स है, इसकी लंबाई L क्या है फिक्स है। अब इसका में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है, टाउ क्या है फिक्स है, तो ये सारी चीजें ले दे करके क्या है जब फिक्स हो गई तो इन बातों को हम लोग क्या कह देंगे कि भैया V अपॉन I बराबर नियतांक। किसी एक दिए गए चालक पदार्थ के लिए ये सारी चीजें क्या होंगी कांस्टेंट होंगी, सारी चीजें क्या होंगी कांस्टेंट होंगी। इस प्रकार हमारा ये हो जाता है क्या कि भैया V अपॉन I क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे, अगर चीजों को आप रिकॉल करो हो गया अपना काम, ठीक है ना। जैसे बातें अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो पुरानी बातें तो आपने पढ़ा होगा, भाई देखो अभी हमने क्या देखा कि जो V अपॉन I होता है वो R होता है, क्या होता है R, और ये पूरा फिक्स वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं रो इंटू एल बाई, ये आप लोग पढ़ चुके हो ना क्लास कक्षा जो है 10वीं कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो रो है ना वो यही वाला रो है,
ये जो रो लिखा है यहाँ पे, रो की वैल्यू कितनी है, m/n e²τ। ये आपका रो, प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रो। समझ रहे बात को? तो ये यही से बात निकल के आती है, तो आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं रो की वैल्यू, दिस इज द m/n e²τ। ये 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, रो r बराबर रो L/A। और ये किसी भी चालक पदार्थ के लिए क्या होता है, हर एक चालक पदार्थ की ये फिक्स होती है प्रतिरोधकता, किसी भी चालक तार की। आपने कॉपर ले लिया, उसकी अलग फिक्स है, एल्यूमिनियम है अलग फिक्स है, मतलब हर एक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो फिक्स होती है। अब हमने यहाँ पे लंबाई और क्षेत्रफल भी नहीं बदला, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा था ओम का नियम तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा लेक्चर, आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो मेरी समझ में आती है आपको, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएंगे जरूर आपको कंटेंट कैसा लगता है, ठीक है ना। तो जाने से पहले आपके लिए मस्त वाली लाइन है, ध्यान से सुनोगे? हाँ ध्यान से सुनो कि ये तो बस एक चिंगारी है। आज क्या है लाइन, क्या है सुनना ध्यान से, कि ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। जो देख लिए सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। जो देख लिए सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां, लाख आएंगी कठिनाइयां, मुझे मालूम है कि मेरा इम्तहान अभी बाकी है, पर मेरी फैमिली वालों को हो फक्र मुझ पे, ऐसा कारनामा अभी बाकी है, ऐसा कारनामा अभी बाकी है। सो थैंक यू सो मच एंड आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।